हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उत्पाद सिपाही परीक्षा के लिए पेपर 3 का जो आपका सामान्य ज्ञान है इसका प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं 29। अभी तक आप लोगों ने 28 प्रैक्टिस सेट को देख लिया है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हमारा 40 सवाल रहता है और परीक्षा में भी आपको जीके जीएस का जो पेपर रहेगा पेपर 3 का, इसमें 40 सवाल आपको जीके जीएस का क्वेश्चन पूछेगा। आपका जो 12 अप्रैल को परीक्षा होने वाला है, डेट आपका फिर से चेंज हो गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग चेक करते रहिएगा। किसी भी चीज़ को चेंजिंग अगर यदि होता है तो वहाँ पे आपको जरूर अपलोड मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास और आज का सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग विस्तार में समझेंगे। शुरू करते हैं आज का। चलिए पहला सवाल देखिए, आपका सामान्य अध्ययन से एकदम पॉलिटी से आपका सवाल जो है पूछा गया है। और बहुत सारे लोग आप लोगों में से होंगे जिनका उम्र तो 18 वर्ष हो ही गया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वोटिंग किए होंगे इस बार, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वोटिंग नहीं किए होंगे। तो वोट देने से ही संबंधित सवाल आपको पूछा गया है कि संविधान के किस संशोधन के तहत न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन कर मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। आपको बताते हैं कि अभी कोई भी व्यक्ति अगर यदि 18 वर्ष का होता है तो ये अपना मत का प्रयोग कर सकता है, ठीक है, वोट दे सकता है अपना। लेकिन यही चीज़ जो है पहले 21 वर्ष था, अब इसको 21 वर्ष से घटा करके क्या कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। तो संविधान का कौन सा संशोधन के तहत इसको किया गया था? इसको किया गया था 61वां संविधान संशोधन। भारत का संविधान का जो 61वां संविधान संशोधन हुआ ये कब लागू हुआ था? ये 1989 में लागू हुआ था, ठीक है। ये संशोधन कब हुआ? 1989 में। संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, ताकि देश के युवा वर्ग को, जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल सके और वे राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बन सके। और इसी टाइम राजीव गांधी बहुत ही तबाड़तोड़ जो है सीटों को ला करके और चुनाव जीते थे, है ना। तो यहीं पर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था घटा करके 1989 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन के तहत। पहला का आंसर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला यानी कि 52, किसके शासनकाल के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किया गया था उस टाइम का जो वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। अगला सवाल है 53, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? 53 का आपको आंसर करना है श्रावस्ती में, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की जो राजधानी थी जिसका नाम था श्रावस्ती, वहीं पर इन्होंने सबसे अधिक अपना उपदेश दिया। उपदेश मतलब भाषण देना एक तरह से कहिए, है ना। उसके बाद अगला सवाल देखिए 54, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना जो हुई आपका वो 1961 में हुई। कब हुई? 1961 ईस्वी में हुई। 55 नंबर का सवाल है कि भारत के किस राज्य में पहली बार जनजातियों पर ज्ञानकोश के 5 संस्करण जारी किए? 55 का आंसर करना है सी, ओडिशा। भारत का ओडिशा राज्य जो है आदिवासी समुदायों पर सदियों पुरानी और अनूठी परंपराओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक ज्ञान कोश के 5 संस्करण को जारी किया। संस्करण मतलब उसका अलग अलग भाग। ऐसा करने वाला ओडिशा भारत का पहला राज्य बन गया है। और इस ज्ञान कोश में कुल जो है 3800 पन्ने हैं, जिसमें 62 जनजाति संप्रदाय के बारे में बताया गया है और जिसमें 418 अनुसंधान संदर्भ प्रकाशित किया गया है। बहुत ही बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि ये डिक्शनरी हो गया है। 56 नंबर सवाल है कि बिहार के गया जिले में कौन सा मंदिर नहीं है? 56 नंबर का, तो यहाँ पर आपको आंसर कर देना। देखिए विष्णुपद मंदिर है, महाबोधि मंदिर है, श्रीलंकाई मंदिर है, पूर्ण देवी मंदिर यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर? गया जिला में, ठीक है। पूर्णा देवी मंदिर बिहार के पूर्णिया जिला में स्थित है। पूर्ण देवी या फिर पूर्णा देवी जो भी कहा जाता होगा, वहाँ के लोग इसको जानते होंगे। उसके बाद 57 नंबर सवाल है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? 57 का आंसर करना है अज्ञात शत्रु, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ वो अज्ञात शत्रु, ठीक है। राजगिरी इस जगह का नाम था। 483 ईस्वी पूर्व में इसका जो है संगीति हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अज्ञात शत्रु लिखा हुआ ना, ये गलत है ना। आप लोग को भी पता चल गया होगा, इसका नाम है अजात शत्रु, ठीक है। अजात शत्रु, है ना। शासनकाल अजात शत्रु का था जो हर्यक वंश के थे। उसी के काल में जो है
ये हुआ था बौद्ध संगीति, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व, याद रखिएगा, लिख देते हैं 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। क्लियर। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए आपका 58 नंबर है, किसी प्रदेश या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 58 नंबर का करेंगे 3 वर्ष। ठीक है, राज्यपाल सदन के 6 महीने की अवधि के लिए निलंबित अवस्था में रख सकते हैं और 6 महीने के बाद यदि फिर भी कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो उस दशा में पुनः चुनाव आयोजित करने के लिए अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, ये जो हमारा वीडियो है डेली शाम के 7 बजे आता है, डेली शाम के 7 बजे आता है। अगर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और इस तरह का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब भी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंच जाएगा और आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। और इसी बात पर हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। 59, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत में जो है सबसे अधिक हड़प्पा जो है इसकी खुदाई की गई है ना। हड़प्पा की खुदाई जो है 1921 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी और इसके जो सहायक थे जिसका नाम था माधव स्वरूप वत्स, इन दोनों के द्वारा करवाया गया था। और यह पंजाब के एक जगह है जिसका नाम है मांटगोमरी, वो जिला है और वहीं पर जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई की गई। अगला सवाल है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ था? 60 नंबर का आपको आंसर करना है 1972 ईस्वी में। शिमला समझौता जुलाई 1972 की आधी रात को हुआ था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में यह जो है समझौता हुआ था 1972 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये भी याद रखिएगा महिला से। उस विकल्प की पहचान कीजिए जो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की साक्षरता दर को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। अब हम लोगों को देखना है कि अवरोही क्रम में कौन आएगा, है ना। तो हम लोग इसका आंसर करेंगे ए, बी एवं सी। ठीक है, ए, बी एवं सी। जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों की जो साक्षरता दर है वह अवरोही क्रम में आपका जो है सबसे पहला नंबर में केरल आ जाएगा, जहाँ पे साक्षरता दर आपका जो है 94% है। ठीक है, तो केरल किस में आ जाएगा? 1 नंबर में आ जाएगा। उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर जो साक्षरता दर है वो 82.8% है। उसके बाद आपका हरियाणा आ जाएगा, हरियाणा में जो आपका साक्षरता दर है ये 75.6% है। ठीक है, तो सबसे अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति केरल में, कितना? 94%। दूसरा हिमाचल प्रदेश में कितना? 82.8%। तीसरा हरियाणा, कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति 100 में से? 75.6%। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और ये 2011 का डेटा है, अभी का डेटा नहीं है। अगला सवाल 62 नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? अब 62 का जो आपको आंसर करना है वो करना है हिमाचल प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत 95.17% है। कितना है? 95.17% है, जो सर्वाधिक है। प्रश्नगत विकल्प जो दिए गए हैं आपके यहाँ, अन्य राज्यों में जैसे कि उड़ीसा में आपका 93.36% हिंदू है, छत्तीसगढ़ में 93.25% हिंदू है और मध्य प्रदेश में 90.89% हिंदू जनसंख्या है। समझे? तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 63, इनमें से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है? एक प्रवाह अवधारणा जो नहीं है उसको हम लोगों को छांटना है और इसका जो हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन डी कर देंगे। किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या। प्रवाह का अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? प्रवाह का अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फ्लो। ठीक है, फ्लो जो है एक समयावधि के लिए परिभाषित किया जाता है, जबकि स्टॉक, जो स्टॉक होता है जिसको माल आप कहते हैं कि कितना स्टॉक है ना, जो स्टॉक होता है एक निश्चित समय के लिए परिभाषित किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी जो है किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या स्टॉक की अवधारणा है, न कि प्रवाह की अवधारणा। समझे? तो ये आपका इकोनॉमिक्स का सवाल है, इस तरह का सवाल थोड़ा सा कम पूछते हैं लेकिन गारंटी नहीं है। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, है ना, CEC के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 64, आंसर करेंगे बी, ज्ञानेश कुमार को। केंद्र सरकार ने 17 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त CEC नियुक्त किया, जो इन्होंने तहलका मचा के रख दिया है ना। पश्चिम बंगाल पूरा वोटर ID जो फर्जी वाला सब हटा दिया। 65 नंबर देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? 65 का आपको आंसर करना है, ऑप्शन बी 6.4%। ये क्या है? जीडीपी का अनुमानित वृद्धि दर, किसका? वित्तीय वर्ष 2025 के लिए। 66 नंबर देखिए, 1876 में कलकत्ता में खाली स्थान द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अब देखिए 1876 में कलकत्ता में क्या हुआ? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया गया और इसके जो स्थापित करता थे उनका नाम क्या था? आनंद मोहन बोस। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसे इंडियन एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला राष्ट्रवादी संगठन था। यह स्वतंत्रता के लिए भारत की आकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया और बाद में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। समझे? तो किसी का भी बहुत दिन होते होते क्या होता है? विलय होना निश्चित हो जाता है। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? 67 का आंसर करना है, मैत्रेय। बौद्ध दर्शन के अनुसार यह सृष्टि विभिन्न चक्रों में विभाजित है। इसमें से एक बुद्ध चक्र होता है। क्या होता है? बुद्ध चक्र होता है। दूसरा शून्य चक्र होता है। और इन दर्शनों में बुद्ध के विभिन्न अवतारों का वर्णन देखने को मिलता है और बुद्ध ने अपने 4 अवतारों में अभी तक उपदेश दिए हैं। बुद्ध के विभिन्न अवतार में जैसे क्रकछंदा, कनक मुनि, कश्यप, शाक्य मुनि, मैत्रेय जो आने वाला बुद्ध है, समझें? तो ये मैत्रेय हो जाएगा। संसार की रक्षा है तो अवतरित होंगे, ऐसा माना जाता है बौद्ध धर्म में। पता नहीं क्या सही क्या गलत, ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? 68 नंबर का आंसर करना है, सारनाथ में। बौद्ध धर्म में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन और बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति की और अपना पहला उपदेश सारनाथ में इन्होंने दिया था। समझे? अगला सवाल 69, अशोका राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? 69 का आपको आंसर करना है, पाटलिपुत्र में। अशोका राम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था और इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। समझे? उसके बाद अगला सवाल करेंगे 70 नंबर। सवाल है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? 70 नंबर का आपको आंसर करना है, अल्मीडा। ठीक है, क्या करना है? अल्मीडा इसका आंसर कर देना है। अच्छा, इसका अल्मीडा सिर्फ नहीं नाम था, इसका डी अल्मीडा पूरा नाम था। क्या था? डी अल्मीडा, है ना? वायसराय डी अल्मीडा था, जिसने 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक अपने पद पर कार्य किया। उसने कुछ किले जैसे कि अजानिवा, कीवा, बेसिन एवं कोचीन में निर्मित करवाए। इसने जो है मिस्र, तुर्की, बेगड़ा की सेना के साथ में संघर्ष किया और 1509 ईस्वी में इन तीनों शक्तियों को पराजित किया और इसी के साथ ओरमुज पर पुर्तगीजों का कब्जा हो गया और पुर्तगीज जो है गवर्नरों की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की जाती थी। समझे? तो इसी को आपको याद रखना है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे 71 नंबर। 71 में पूछ रहा है कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? 71 नंबर आंसर आपको करना है, लाहौर। रंजीत सिंह ने जमान शाह की अनुमति से 1799 ईस्वी में लाहौर पर कब्जा किया और उसे अपनी राजनीतिक राजधानी बनाया और इस विजय के परिणाम स्वरूप रंजीत सिंह की प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हुई और 1805 ईस्वी में भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया और उसे भी अपनी धार्मिक राजधानी बना लिया। समझे? तो रंजीत सिंह ने राज्य की राजधानी बनाई लाहौर को। उसके बाद देखिए कूट वाला प्रश्न दिया गया है। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थितिगत अनुक्रम चुनिए। माने कि ये जो पहाड़ियां हैं दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रही हैं और यही हम लोगों को छांटना है कि कौन सी पहाड़ी दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है। 72 नंबर का हम लोग को आंसर क्या करना है? ऑप्शन बी करना है, 1 2 4 3। माने कि देखिए सातमाला की पहाड़ी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है, जो पश्चिमी घाट पर्वत समूह का एक भाग है। किसके बारे में बात हो रहा है? सतमाला। ठीक है। उसके बाद देखिए पीर पंजाल श्रेणी मुख्यतः जम्मू कश्मीर में स्थित है, लघु हिमालय के विस्तार को कहा जाता है। और नागा पहाड़ियाँ भारत एवं म्यांमार सीमा पर पूर्वांचल की पहाड़ी में स्थित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी सारामती माने कि 3826 मीटर है, जो पूर्वांचल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो 1 2 4 3 है ना। पहले सतमाला पहाड़ियाँ, फिर कैमूर पहाड़ियाँ,
फिर नागा पहाड़ियाँ, फिर पंजाल सरेनी। इसी तरह से आपका सही आंसर होगा। उसके बाद है 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है? 73 नंबर का करिएगा ताप्ती। ये जो नदी है भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। उसके बाद अगला सवाल है 74 नंबर, हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? 74 नंबर का करिएगा महानदी। हीराकुंड बांध जो है ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले में महानदी पर निर्मित है। विश्व की सबसे लंबी बांध है जिसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर और इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई किया जाता है। समझे। अगला सवाल करेंगे 75 नंबर, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था? 75 नंबर का आंसर करना है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है पहला मुस्लिम शासक था जिसने अपने साम्राज्य को लगभग पूरे दक्षिण भारत तक विस्तार कर लिया था। उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, दक्कन पर विजय प्राप्त किया। उसके गुलाम मलिक काफिर ने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र एवं पांड्य साम्राज्य पर जो है प्रभुत्व स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा सबसे शक्तिशाली शासक था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। समझे। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर करिएगा आप लोग। अगला सवाल है 76 नंबर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? 76 नंबर का आपको आंसर करना है कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का एक जगह है जिसका नाम है चामराजनगर जिले में स्थित है। यह जो है निकटवर्ती नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के साथ देश के प्रमुख बाघ अभयारण्य में से एक है। यह मैसूर साम्राज्य के महाराजा के लिए शिकार करने का एक निजी अभयारण्य था, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? 77 नंबर का आंसर करेंगे मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं जो है पत्थरों को काटकर बनाई गई 9 गुहा स्मारकों का एक समूह है जो मध्य प्रदेश के धार जिले के बाघ शहर में बिंदी के दक्षिणी ढलानों के बीच में स्थित है। इन गुफाओं में सबसे अद्भुत भित्ति चित्र है जिसे प्राचीन काल में मनुष्यों के द्वारा बनाया गया था। समझे। तो यहाँ पे भारत जो विविधताओं का देश कहा जाता है। बहुत कुछ यहाँ पे ऐसे मिलते हैं जो विदेशों में नहीं मिलते हैं। विदेशों में थेथोलॉजी मिलता है, यहाँ हमारे भारत में सब कुछ प्रैक्टिकल चीज़ है। अगला सवाल देखिए, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? 78 नंबर का आंसर करना है यारदांग। पथरीले मरुस्थलों के क्षेत्र में वायु अपघर्षण के कारण मुलायम सेलों की पट्टियां लंबी खोखली सेल यानी कि संकीर्ण गलियारे में परिवर्तित हो जाती है तथा खड़े पार्श्व कठोर सेलों की लटकती श्रेणियों से पृथक हो जाते हैं जिसे अर्धांग कहते हैं। क्षैतिज संस्तर में एक दूसरे पर पड़े होने के बजाय अर्धांग जो है कठोर और मुलायम सेल ऊर्ध्वाधर पट्टियों में अवस्थित होते हैं और अभिभावी हवाओं की दिशा में पंक्तिबद्ध होते हैं। समझे। इसी को कहा जाता है अर्धांग। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 79 नंबर सवाल पूछ रहा है कि भारतीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब हुई? 79 का आंसर करना है 6 अगस्त 1952। भारतीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। उसके बाद अगला सवाल हम लोग करेंगे 80 नंबर। सवाल पूछ रहा है कि जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदल करके निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया है? अब 80 नंबर का सवाल है। 80 नंबर में हम लोग आंसर कर देंगे रामगंगा नेशनल पार्क। इसका नाम क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला सवाल करेंगे 81 देखिए, सवाल है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? 81 का आपको आंसर करना है महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है और अजंता की गुफाएं जो है लगभग 29 चट्टानों को काट करके बनाए गए बौद्ध स्मारक है जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 480 या फिर 650 ईस्वी के लिए है। और एलोरा की गुफाएं जो है गुफाओं के समूह है जो बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारकों और कलाकृतियों की विशेषताओं से युक्त हैं और इसमें जो है 6500 से लेकर के 1000 ईस्वी में निर्मित हुई दोनों स्थल यूनेस्को विश्व विरासत में स्थित है। समझे। उसको शामिल किया गया है। उसके बाद है 82 नंबर सवाल है कि जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा बन गया? 82 नंबर का आपको आंसर करना है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया और ये जरूरी भी है। 83 नंबर सवाल है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर के मिलती है? अब कौन सी नदी है जो नेपाल के इसका उद्गम स्थल है और गंगा नदी में आकर के भारत में मिलती है? आंसर करेंगे कोसी नदी।
कोसी नदी जो है नेपाल से निकलती है और इसकी कुछ मुख्य धाराएं जो है तिब्बत में नेपाल की सीमा के पास से निकलती है ना। और यात्रा जॉर्ज सहित उत्तर की सहायक नदियों का संगम होने के बाद जो है कोसी नदी को सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है। और बिहार में प्रवेश करने के बाद जो है कटिहार के निकट जो है गंगा में मिलने से पूर्व इसकी धाराएं जो है कई भागों में विभाजित हो जाती है। कोसी जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है इसको। रास्ता बदलने में बहुत ही कुख्यात है, कब रास्ता बदल देगा गारंटी नहीं है। अगला सवाल है द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। पहला बौद्ध समिति हम लोग देख लिए थे समिति, दूसरा है द्वितीय जो है समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। 84 का आंसर करेंगे आप लोग, वैशाली में। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन वैशाली में कब हुआ था, 383 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 383 ईस्वी पूर्व में काला शोक के समय में इसका हुआ था। उसके बाद देखिए 85 नंबर सवाल है, चंपा जो है किस महाजनपद की राजधानी थी। 85 नंबर का आंसर करना है आपको, ऑप्शन डी अंग की। चंपा जो है प्राचीन भारत के 6 प्रमुख शहरों में से एक थी और यह जो है अंग महाजनपद की राजधानी थी जो आज भागलपुर शहर के पास में स्थित है और इसे पहले मालिनी कहा जाता था। क्लियर हो गया। 86 नंबर सवाल देखिए, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, कौन सा अभिलेख से ये पता चलता है। 86 का करेंगे रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ठीक है, शिलालेख है फिर अभिलेख, वही एक ही चीज हुआ शायद, है ना। तो 86 का आंसर करेंगे सी, है ना। प्लूटार्क ने लिखा है कि उसने जो है 6 लाख की सेना लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस समय अपना अधिकार कर लिया। और जस्टिन के विवरण से भी पता चलता है कि संपूर्ण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा बिंबिसार के समय प्रारंभ हुई थी, चंद्रगुप्त के समय में वह जो है पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी, मतलब उच्च लेवल पर पहुंच गया था। उसका विशाल साम्राज्य उत्तर पश्चिम से ईरान की सीमा से लेकर के दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था और पूर्व में जो है मगध से लेकर के पश्चिमी से सौराष्ट्र तथा सोपारा तक का जो है संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। बहुत ही बड़ा सम्राट था ये, है ना। उसके बाद देखिए अगले सवाल करेंगे 87। सवाल पूछ रहा है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ग्राम मतलब जगह, गांव, है ना। 87 का आपको आंसर कर देना है, ऑप्शन डी गुप्त वंश, ठीक है, गुप्त वंश इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 88 नंबर सवाल है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। 88 नंबर का आंसर करना है हरिहर 2। बुक्का प्रथम के बाद हरिहर द्वितीय उसका उत्तराधिकारी बना, ठीक है, और उसने जो है 1404 ईस्वी तक शासन किया। उसने बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीन लिया था। इन्होंने जो है साम्राज्य को संगठित करने का प्रयास किया और बहमनी सुल्तान जिसका नाम था मुजाहिद शाह के आक्रमण को विफल कर दिया और हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज राज परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली। और सिबेल के अनुसार हरिहर द्वितीय के शासन के दौरान साम्राज्य में पूर्ण शांति बनी रही और यह जो है शिव का भक्त था और विरूपाक्ष के रूप में उसकी स्तुति करता था। समझे, तो कहानी लंबा था इन लोगों का। उसके बाद अगला सवाल जो आपका 89 नंबर है 89 नंबर सवाल देखिए, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति के तहत हुआ था। 89 का आंसर करेंगे ऑप्शन डी कुप्रशासन के कारण, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति के द्वारा हुआ, कुप्रशासन के कारण हुआ। समझे। चलिए अगला सवाल करेंगे हम लोग 90 नंबर और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण नियंत्रक एवं प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है, ना। 90 नंबर का आंसर करेंगे परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात। ये जो है आपका ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों ने 40 सवाल को कंप्लीट कर लिया है। डेली शाम में 7 बजे हमारा ये वीडियो आता है और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करके और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।